हेलो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम देखेंगे इश्यूज विद इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन। इससे पहले के लेक्चर में मैंने आपको इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन के बारे में समझाया था। आपको अगर उसके बारे में समझना है तो मेरे पिछले लेक्चर्स को आप एक्सेस कर सकते हैं। मैं इश्यूज विद इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन को भी समझाने से पहले एक बेसिक स्केच इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन का आपके सामने प्रेजेंट कर दूं। इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन क्या होता है? इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन में बेसिकली 6 फेजेस होते हैं। दैट इज फेच द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मेमोरी। मेमोरी लोकेशन पे आपका इंस्ट्रक्शन का कोड लिखा होगा, वो आप एक्सेस करेंगे और फिर उसको जाके डिकोड करेंगे। अगर वो इनडायरेक्ट कोड आप एड्रेसिंग है तो उसका इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेट करेंगे। दैट इज डिकोड द इंस्ट्रक्शन, कैलकुलेट द इफेक्टिव एड्रेस। जब आपका ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, आपको एक स्पेसिफिक लोकेशन मिल जाएगा जहां आपका डेटा है, तो आप जाके क्या करेंगे? फेच द ऑपरेंड फ्रॉम द मेमोरी। मेमोरी में जाके वो ऑपरेंड को फेच कर लेंगे और उसके बाद क्या करेंगे? एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन माइट बी पॉसिबल, एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, इंक्रीमेंट हो, डिक्रीमेंट हो, शिफ्ट हो, कितने टाइप के इंस्ट्रक्शन हो सकते हैं। आप वो पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन को आप एग्जीक्यूट करेंगे और उसके फाइनल रिजल्ट को स्टोर करेंगे। इसलिए हम इंस्ट्रक्शन साइकिल को 4 कैटेगरी में डिफाइन करते थे। दैट इज फेच द इंस्ट्रक्शन, जिसको हम सिंबॉलिकली प्रेजेंट करते थे एफआई। डिकोड द इंस्ट्रक्शन एंड कैलकुलेट द इफेक्टिव एड्रेस, जिसको हम प्रेजेंट करते थे डीओ। फेच द ऑपरेंड फ्रॉम द मेमोरी, जिसको हम प्रेजेंट करते थे एफओ। और एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन एंड स्टोर द रिजल्ट को हम ईएक्स के मैनर में प्रेजेंट करते थे। फाइन। अब मैं आपको लेके चलता हूं इश्यूज विद इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन। इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन में बेसिकली 3 इश्यूज आते हैं। दैट इज रिसोर्स हैजार्ड, जहां पे आपका रिसोर्स कॉन्फ्लिक्ट होता हो, डेटा हैजार्ड जहां डेटा डिपेंडेंसी है, और थर्ड दैट इज ब्रांच डिफिकल्टी। अब ये हर हैजार्ड्स या डिफिकल्टी क्या है, हम डिटेल में उसको समझने की कोशिश करते हैं। पहले हम जाएंगे रिसोर्स हैजार्ड पे। दैट इज रिसोर्स कॉन्फ्लिक्ट। या ये कब आपको होता है? जब आपके पास एक कोई शेयर्ड मेमोरी है और उसको एक ही टाइम एक्सेस किया जाता है। इट इज कॉज्ड बाय द एक्सेस ऑफ शेयर्ड मेमोरी बाय 2 सेगमेंट एट द सेम टाइम। आपके पास फिलहाल अभी मेमोरी सेम है, मतलब क्या हुआ? एस वन एन एग्जाम्पल, आप इंस्ट्रक्शन 2 में देख रहे हैं कि लास्ट क्या है? दैट इज साइकिल नंबर 5 में एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन। आप एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन एंड स्टोर द रिजल्ट। आप इसको एग्जीक्यूट करके स्टोर करेंगे तो कहां करने जाएंगे? मेमोरी में। और वही टाइम पे सेम साइकिल पे, साइकिल नंबर 5 पे आपका इंस्ट्रक्शन 3 क्या कर रहा है? फेच द ऑपरेंड। ये ऑपरेंड भी फेच कहां से होने वाला है? मेमोरी में से। अब आप सोचिए, आपका इंस्ट्रक्शन नंबर 2 का साइकिल नंबर 5 दैट इज एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन एंड स्टोर द रिजल्ट, ये भी मेमोरी लोकेशन को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है। ये भी मेमोरी सेगमेंट को, शेयर्ड मेमोरी को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है। एट द सेम टाइम आपका इंस्ट्रक्शन 3 का एफओ दैट इज फेच द ऑपरेंड भी मेमोरी को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे बट ऑब्वियस है, कॉन्फ्लिक्ट तो होगा, बिकॉज आपके पास एक कॉमन शेयर्ड मेमोरी है। तो अगर आपको ये डिफिकल्टी आ रही है तो इसको आप रिसोर्स कॉन्फ्लिक्ट बोलेंगे। तो ये रिसोर्स कॉन्फ्लिक्ट को का सोल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए आपके पास क्या ऑप्शन है? आपको कोड सेगमेंट, दैट इज दोनों इंस्ट्रक्शन के लिए अलग मेमोरी सेगमेंट को यूज करना चाहिए और डेटा के लिए अलग यूज करना चाहिए। इसीलिए जब आप 8086 माइक्रो प्रोसेसर देखेंगे तो 8086 माइक्रो प्रोसेसर में आपको 2 सेगमेंट मिलेंगे। एक मिलेगा कोड सेगमेंट, जहां पे कोड के रिगार्डिंग डिस्कशन होगा, और एक आपको मिलेगा दैट इज डेटा सेगमेंट, जहां पे आपको डेटा सेगमेंट्स के रिगार्डिंग बात होगा, डेटा के रिगार्डिंग बात होगा, ताकि ये रिसोर्स कॉन्फ्लिक्ट का प्रॉब्लम सॉल्व किया जा सके। आई होप सो आपको रिसोर्स कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है पता चल गया। कॉमन मेमोरी है, 2 अलग अलग सेगमेंट, दैट इज ईएक्स भी उसी को एक्सेस कर रहा है, एफओ दैट इज फेच द ऑपरेंड भी उसी को एक्सेस कर रहा है। कॉमन शेयर मेमोरी दिक्कत में आ जाएगी। इज इट क्लियर? फाइन। अब हम जाते हैं सेकंड पे, दैट इज डेटा हैजार्ड। डेटा हैजार्ड 3 टाइप के होते हैं, बट डेटा हैजार्ड है एक्चुअली क्या? आप देख सकते हो, डेटा डिपेंडेंसी अगर व्हेन एन इंस्ट्रक्शन नीड अ डेटा नॉट येट अवेलेबल। आप वैसे डेटा को एक्सेस करो, फिलहाल वो भी आया ही नहीं है। एज फॉर एन एग्जांपल, अब इंस्ट्रक्शन नंबर 3 में आप कोई वेरिएबल को एक्सेस कर रहे हो और वो वेरिएबल का रिजल्ट अभी इंस्ट्रक्शन 2 में अपडेट हुआ नहीं है। आप पाइपलाइन कंसेप्ट में, वो अभी अपना एग्जीक्यूशन फेज रन कर रहा है, आप यहाँ पे फेच द ऑपरेंड कर रहे हो। और वैसे केस में तो बट ऑब्वियस है कि आपके पास कौन सा रिजल्ट आएगा जो अपडेटेड रिजल्ट नहीं होगा, तो आपको डेटा एरर तो देगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे? आपके पास सॉल्व करने के लिए 3 ऑप्शंस है, दैट इज हार्डवेयर इंटरलॉक, डिलेड लोड एंड ऑपरेंड फॉरवर्डिंग। ये आप डिटेल में समझेंगे तो आई होप सो डेटा हैजार्ड, डेटा डिपेंडेंसी को आप इजीली समझ सकेंगे। फाइन। हार्डवेयर इंटरलॉक। हार्डवेयर इंटरलॉक क्या बोलता है? हार्डवेयर इंटरलॉक is a circuit that detects the instruction whose source operands are destination of instruction further up in the pipeline. आप फॉर एन एग्जांपल इंस्ट्रक्शन नंबर 5 अभी एग्जीक्यूट कर रहे हो
वहां पे आपका सोर्स ऑपरेंड वो है जो इंस्ट्रक्शन नंबर 4 या इंस्ट्रक्शन नंबर 3 में अपना एग्जीक्यूशन करने वाला है। तो वैसे केस में हार्डवेयर इंटरलॉक वो सर्किट है जो इसको सेंस कर लेगा और क्या करेगा कि ताकि पाइपलाइन में दिक्कत नहीं हो तो बीच में आपके डिले डाल देगा। डिले का मतलब क्या कि जब इंस्ट्रक्शन 5 में आप उसको एक्सेस करने जाओ तो इंस्ट्रक्शन 4 नहीं बट इंस्ट्रक्शन 4 और इंस्ट्रक्शन 5 के बीच में कुछ डिले आ जाए ताकि वो इंस्ट्रक्शन 4 कंप्लीट हो जाए, इंस्ट्रक्शन 5 अपना एग्जीक्यूट शुरू करे, उससे पहले बीच में डिले आ जाए ताकि डेटा डिपेंडेंसी सॉल्व हो सके। इसीलिए इन्होंने यहां मेंशन किया है डिटेक्शन ऑफ दिस सिचुएशन कॉजेज द इंस्ट्रक्शन whose source is not yet available to be delayed by enough clock cycle to resolve the conflict। आप क्लॉक साइकिल बढ़ा देंगे, बीच में इंसर्ट कर देंगे तो आप क्या होगा, आपका डेटा डिपेंडेंसी सॉल्व हो सकेगा। ये कौन दे रहा है, हार्डवेयर इंटरलॉक। इज इट क्लियर? सेकंड दैट इज डिलेड लोड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिलेड लोड क्या है? इट इज अ सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन वेयर द कंपाइलर इज डिजाइन्ड। यहाँ पे आप कंपाइलर को ही वैसा डिजाइन करेंगे कि which can detect the conflicts, वो कॉन्फ्लिक्ट को डिटेक्ट कर दे और रीऑर्डर द इंस्ट्रक्शन टू डिले द लोडिंग ऑफ कॉन्फ्लिक्टिंग डेटा बाय इंसर्टिंग नो ऑपरेशन इंस्ट्रक्शन। इससे पहले क्या करते थे आप, क्लॉक को डिले करते थे। अब हम एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे एग्जांपल में आप देख सकते हो 4 अलग अलग इंस्ट्रक्शन है। पहला इंस्ट्रक्शन क्या है, एम ऑफ एड्रेस 1, मतलब एक एड्रेस 1 लोकेशन है, वो लोकेशन से डेटा कहां लोड किया जाता है, R1 रजिस्टर में। सिमिलरली आर एड्रेस 2 से वो लोकेशन से एक्सेस करके आप R2 में उसे लोड करते हो। और थर्ड क्या इंस्ट्रक्शन है, R1 प्लस R2 को आप कहां R3 में स्टोर कर रहे हो। और फोर्थ आप देख सकते हो R3 वाला डेटा आपको एक एड्रेस 3 पे स्टोर कर रहे हो। इज इट क्लियर? फाइन। मैं आपको यहाँ एक हिंट दे के चलो, आप इंस्ट्रक्शन 1 एग्जीक्यूट करेंगे तब इंस्ट्रक्शन 2 एग्जीक्यूट करते होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है बिकॉज दोनों अलग अलग है। बट हाँ, जब आप इंस्ट्रक्शन 2 और इंस्ट्रक्शन 3 एग्जीक्यूट कर रहे हो और आप इंस्ट्रक्शन 3 के एग्जीक्यूशन में आप R2 को एक्सेस कर रहे हो और इंस्ट्रक्शन 2 अपना अभी फिलहाल कंप्लीट नहीं हुआ है, तो यहाँ पर आपको डेटा डिपेंडेंसी का प्रॉब्लम आएगा ही आएगा ये फेज में। कैसे देखते हैं हम फिगर से। आप देख सकते हो फिगर के अंदर कि अगर मेरे पास R1 जो पहला है उसमें कौन सा इंस्ट्रक्शन फेच, ALU ऑपरेशन एंड एग्जीक्यूट। अभी हम 3 सेगमेंट इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन पे जा रहे हैं। यहाँ पे आपके पास 3 सेगमेंट है, इंस्ट्रक्शन फेच, ALU ऑपरेशन एंड एग्जीक्यूट। तो ये R1 तो अच्छी तरह हो जाएगा। R2 इंस्ट्रक्शन फेच, ALU ऑपरेशन एंड एग्जीक्यूट। और थर्ड क्या है, R1 प्लस R2। अब R1 प्लस R2 में आप देख सकते हो इंस्ट्रक्शन फेच, ALU ऑपरेशन एंड एग्जीक्यूट। अब यहाँ पर ये दोनों, ये आंसर के लिए दोनों पे आएगा राइट गलत। आप क्या कर रहे हो, R2 के अंदर दैट इज एग्जीक्यूशन फेज कंप्लीट नहीं हुआ है, साथ ही वो एग्जीक्यूशन चल रहा है और साथ ही साथ में आप क्या कर रहे हो, ALU ऑपरेशन। ALU ऑपरेशन में क्या कर रहे हो, R1 प्लस R2। आपको R2 अभी फिलहाल एग्जीक्यूशन फेज कंप्लीट हुआ नहीं, अभी मिला, आप उसको एक्सेस करना चाहते हो तो यहाँ पर तो डेटा डिपेंडेंसी आएगी, आपके पास पिछला डेटा आ जाएगा, अपडेटेड डेटा नहीं मिलेगा आपको। तो ये केस में प्रॉब्लम आएगा ही आएगा। तो ये क्या कर सकते हो, अब यहाँ पे देख सकते हो डिलेड लोड में क्या किया उन्होंने एज अ पार्ट ऑफ सोल्यूशन में, आपको बीच में एक नो ऑपरेशन का डेटा डाल दिया। नो ऑपरेशन मतलब क्या, एज अ पार्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन, जिसका मकसद सिर्फ ये था कि आपका इंस्ट्रक्शन 2 और इंस्ट्रक्शन 3 के बीच में जो ओवरलैपिंग हो रहा था वो ओवरलैपिंग को सॉल्व कर दे। अब इससे क्या फायदा हो गया, आपने जैसे ही यहाँ पर किया तो नो ऑपरेशन के अंदर भी क्या होगा, इंस्ट्रक्शन फैच, ALU ऑपरेशन और एग्जीक्यूट। अब जब एड दैट इज इंस्ट्रक्शन नंबर 4 अब अपना एग्जीक्यूशन फेज मींस ALU वाला ऑपरेशन करेगी, तब वो उसको किसको एक्सेस करेगी, इसको एक्सेस करने की कोशिश करेगी। बट फिलहाल तो ये अपना फेज कंप्लीट कर चुका है, मतलब यहाँ पर आपको डेटा डिपेंडेंसी से क्लैश नहीं मिलेगा। इज इट क्लियर? आई होप सो पता चल रहा है। यहाँ पर क्या था, ये दोनों फेज ओवरलैपिंग हो रहे थे और ओवरलैपिंग से डेटा डिपेंडेंसी आ रहा था। इसके सॉल्यूशन में क्या डाल दिया गया, एक नो ऑपरेशन वाला स्टेप डाल दिया गया। नो ऑपरेशन मतलब क्या, कंपाइलर को बोलने में आ रहा है आपको कुछ काम नहीं करना है, बट ये कुछ काम नहीं करने के लिए भी उसको 3 सेगमेंट इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन तो फॉलो करनी रहेगी, दैट इज इंस्ट्रक्शन फैच, ALU ऑपरेशन एंड एग्जीक्यूट। तो आई होप सो डिलेड लोड भी आपको पता चल गया है। क्लियर? फाइन। अब हम इसके थर्ड सॉल्यूशन पे जाते हैं डेटा डिपेंडेंसी के। क्या है, दैट इज ऑपरेंड फॉरवर्डिंग। ऑपरेंड फॉरवर्डिंग भी बहुत अच्छा एग्जांपल, बहुत अच्छा कंसेप्ट है। क्या कहना चाहता है, दिस मेथड यूजेस अ स्पेशल हार्डवेयर टू डिटेक्ट कॉन्फ्लिक्ट्स इन इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन एंड देन अवॉइड इट बाय राउटिंग द डेटा थ्रू स्पेशल पाथ बिटवीन पाइपलाइन सेगमेंट। कैसे कर रहे हैं, इंस्टेड ऑफ ट्रांसफरिंग एन ALU रिजल्ट इनटू डेस्टिनेशन रिजल्ट,
आपका कोई फॉर एग्जांपल ईएलयू ऑपरेशन हुआ और वो एग्जीक्यूशन के बाद, मतलब अगर 3 सेगमेंट की बात करें तो 3 सेगमेंट में क्या होगा, इंस्ट्रक्शन फेच, ईएलयू ऑपरेशन एंड एग्जीक्यूट। आपका ईएलयू ऑपरेशन हुआ तो आपका रिजल्ट आप एग्जीक्यूशन में डाले, कोई रजिस्टर में डाले, उससे पहले आप ये चेक करेंगे आया ये मेरा रिजल्ट कोई नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में जरूर हो रही है, नेक्स्ट कौन सा, उसके बाद वाला इंस्ट्रक्शन अगर जरूरत है तो एग्जीक्यूशन दैट इज ई करे, उससे पहले ही वो डेटा फिर से ईएलयू में भी फीड कर देगा। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, हार्डवेयर चेक द डेस्टिनेशन इफ इट इज नीडेड इन द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, इट पासेस द रिजल्ट डायरेक्टली इनटू द ईएलयू इनपुट। ईएलयू इनपुट में ही डाल देगा, रजिस्टर को तो आगे पास ऑन करेगा बट ईएलयू में भी डाल देगा, ताकि क्या हो जाएगा कि आपका नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जब ईएलयू ऑपरेशन करे तो उसको लेटेस्ट डेटा मिले। इससे क्या फायदा होगा, डेटा डिपेंडेंसी सॉल्व हो जाएगी। इज इट क्लियर? तो डेटा डिपेंडेंसी के 3 सॉल्यूशन कौन कौन से, दैट इज हार्डवेयर इंटरलॉक। हार्डवेयर इंटरलॉक में क्या करने में आता था, सोर्स ऑपरेंड चेक करने में आता था, आया वो अवेलेबल सोर्स की जरूरत है तो पहले से ही आप डिले डाल देते थे। सेकंड दैट इट वाज डिलेड लोड, आप नो ऑपरेशन वाला कंसेप्ट डालते थे। और थर्ड दैट इज ऑपरेंड फॉरवर्डिंग, आपका ईएलयू, आपका एक स्पेशल हार्डवेयर ईएलयू के एग्जीक्यूशन को एग्जीक्यूशन फेज में डालने से साथ साथ आपका ईएलयू में भी इनपुट देता था, ताकि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में आपका ईएलयू दैट इज एग्जीक्यूट ईएलयू वाला फेज आपका इजीली टैकल हो जाए। इज इट क्लियर? फाइन। अब हम आते हैं थर्ड सॉल्यूशन पे, दैट इज ब्रांच हैजार्ड्स, जो तीसरा टाइप का हैजार्ड है। आप 3 देख के आए, दैट वाज रिसोर्स कॉन्फ्लिक्ट, डेटा डिपेंडेंसी एंड ब्रांच डिफिकल्टीज। ब्रांच डिफिकल्टीज कब आएगी? It arises from the branch and other instruction that change the value of program counter. आपके पास 2 टाइप के ब्रांच इंस्ट्रक्शन है। कौन से ब्रांच इंस्ट्रक्शन? कंडीशनल ब्रांच इंस्ट्रक्शन एंड अनकंडीशनल ब्रांच इंस्ट्रक्शन। कंडीशनल ब्रांच इंस्ट्रक्शन में क्या होगा, आपकी कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो आप कोई जगह पे आपका प्रोग्राम काउंटर अपडेट होगा, वरना नहीं होगा। बट अनकंडीशनल में क्या होगा, आपका प्रोग्राम काउंटर अपडेट होगा ही होगा, बिकॉज वो अनकंडीशनल है। इसलिए यहाँ पे मेंशन किया गया, the condition branch provide plenty of instruction branch line, it is difficult to determine which branch will be taken or not। आप बोल रहे हो जंप इफ कैरी, अगर कैरी फ्लैग सेट होता है तो यहाँ जाना है, नहीं हो रहा है तो आपको नहीं जाना है, तो वो केस में आपको हर कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। क्यों? बिकॉज आपके पास काफी टाइप के कंडीशनल है, जंप इफ कैरी, जंप इफ नॉट कैरी, जंप इफ इवन नंबर, जंप इफ ऑड नंबर, इवन पैरिटी, जंप इफ ऑड पैरिटी, जंप इफ जीरो, जंप इफ नॉट जीरो, ये आपके पास काफी है। जंप इफ पॉजिटिव, जंप इफ माइनस, ये सभी को आपको देखना पड़ेगा। और इसके सोल्यूशन में क्या आएगा, जब प्रोग्राम काउंटर अपडेट होगा तो आपको फ्लक्चुएशन देखना होगा। तो आपके पास यहाँ सोल्यूशन क्या है, डिलेड ब्रांच, प्रीफेच टारगेट इंस्ट्रक्शन, ब्रांच प्रेडिक्शन एंड ब्रांच टारगेट बफर। इसमें डिलेड ब्रांच एक्सीलेंट कंसेप्ट है। डिलेड ब्रांच क्या करता है, और ये नॉर्मली रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर्स के अंदर यूज किया जाता है, दैट इज रिस्क प्रोसेसर के अंदर। यहाँ क्या किया है आप देख सकते हो, नीचे एग्जांपल है, लोड फ्रॉम मेमोरी टू R1, यानी कोई एक लोकेशन से R1 में स्टोर करना है, इंक्रीमेंट R2, R3 प्लस R2 4 को ऐड करना है, सबट्रैक्ट R5 फ्रॉम R6 एंड ब्रांच टू एड्रेस X। हाँ, यहाँ बेसिकली कौन सा, जो आप 5th लाइन पे जाएंगे, ब्रांच टू एड्रेस X, आपको ये देखना है कि ब्रांच टू एड्रेस X को कैसे टारगेट किया जाता है। अगर मैं इसका नॉर्मल फ्लो देखूं तो ऐसा देखने मिलेगा, बिकॉज आपके पास क्या है, दैट इज लोड, तो आपके पास फिर से 3 सेगमेंट है, मतलब इंस्ट्रक्शन फेच, ईएलयू ऑपरेशन एंड एग्जीक्यूट, ये आपका हो गया। इंक्रीमेंट डन, आपके पास ऐड इंस्ट्रक्शन भी हो गया, सबट्रैक्ट एंड ब्रांच टू एक्स, ये आपके 5। फाइन, अब ध्यान से देखना मैं क्या समझाना चाहता हूँ। आपके पास ब्रांच टू एक्स था, तो आप क्या कर रहे थे, जब कभी भी ब्रांच इंस्ट्रक्शन का ईएलयू ऑपरेशन आता था तो आप नीचे के हर इंस्ट्रक्शन को होल्ड पे डाल देते थे। ये नॉर्मल इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन का प्रोसीजर है। बट अगर हम ये सोल्यूशन को लेके जाएंगे तो क्या करना रहेगा, मैं यहाँ पे प्लान्ड मैनर में 2 नो ऑपरेशन डाल दूंगा। क्यों 2 डाल रहा हूँ, आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको अच्छी तरह पता चल जाएगा। बिकॉज आपका ये इंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो, दैट इज ब्रांच टू एक्स वाला कंप्लीट हो, वो टाइम पे आपको क्या करना है, फिर उसके बाद आपका ये वाला प्रोसेस शुरू होना चाहिए, दैट इज इंस्ट्रक्शन फेच। अगर मैं फिर से अगर यही शुरू कर देता तो प्रॉब्लम हो सकता था। इन्होंने नो ऑपरेशन से क्या किया, इंस्ट्रक्शन फेच, ईएलयू ऑपरेशन, एग्जीक्यूट, इंस्ट्रक्शन फेच, ईएलयू एंड दैट इज एग्जीक्यूट। इससे क्या हुआ, आप आपका ब्रांच टू एक्स वाला कंसेप्ट इजीली, आपका इंस्ट्रक्शन इजीली कंप्लीट करिए। जैसे ही इंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगा आप कहां पहुंच जाएंगे, आपको ब्रांच पे जाना है, और ब्रांच सबसे पहला काम क्या करेगा, अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इंस्ट्रक्शन फेच, तो आपके यहाँ से कौन से साइकिल पे चले जाएंगे, आप डायरेक्ट यहाँ चले जाएंगे, दैट इज इंस्ट्रक्शन फेच।
और देख सकते हो ये कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर आपको बीच में कोई डायलेमा नहीं आ रहा है, कोई आपको साइकिल होल्ड ऑन पे नहीं डालनी रहती। अगर हम मैं प्रीवियस सोल्यूशन की बात करूं तो यहाँ पर आप क्या करते थे, आइडियल रहते थे, अब आइडियल नहीं रहेंगे, आप क्या करेंगे, डेट इज नो ऑपरेशन वाले इंस्ट्रक्शन को डाल देंगे। बट हाँ, नो ऑपरेशन तो एक टाइप से तो ओवरलोड ही हुआ ना, आपका प्रोसेसर नो ऑपरेशन कुछ काम नहीं करने के लिए काम करेगा। तो इससे कोई बेहतर सॉल्यूशन है? जी हाँ, यहाँ पर बेहतर सॉल्यूशन आपके पास है, दैट इज रीअरेंजिंग द इंस्ट्रक्शन। आपको ये प्लान अच्छी तरह रीअरेंजमेंट करना है, ऐसा नहीं हो कि रीअरेंजमेंट आपको डेटा डिपेंडेंसी का प्रॉब्लम हो जाए। इसलिए यहाँ पर क्या करना है माया, लोड इंस्ट्रक्शन इंक्रीमेंट और उसके बाद ही क्या करना है, दैट इज ब्रांच टू एक्स। आपको याद रखना है ब्रांच टू एक्स का एग्जीक्यूशन फेज मतलब लास्ट कंप्लीट हो और ब्रांच एग्जीक्यूट हो, उसके बीच में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। जैसे यहाँ पर ये साइकिल नंबर 5 पे कंप्लीट हो रहा है और साइकिल नंबर 6 पे अभी एग्जीक्यूट करेंगे, तो ये साइकिल नंबर 6 पे एग्जीक्यूट से पहले बीच में आपने क्या किया, दैट इज ऐड वाला इंस्ट्रक्शन डाल दिया। अब ऐड वाला इंस्ट्रक्शन करने में कोई दिक्कत ही नहीं है, एट द सेम टाइम सबट्रैक्ट वाला इंस्ट्रक्शन करने में भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इससे क्या फायदा हुआ, आपने बीच में दो इंस्ट्रक्शन ऐसे डाल दिए जो रीअरेंजमेंट के कंसेप्ट थे, और रीअरेंजमेंट से आपका प्रोग्राम का फ्लो एग्जैक्ट मैनर में चल रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, नो ऑपरेशन जैसा ओवरहेड भी जनरेट नहीं हो रहा है, और आपका जहां ब्रांच इंस्ट्रक्शन अपना एग्जीक्यूशन फेज कंप्लीट कर रहा है, उसी के बाद से जो ब्रांच कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है उसका इंस्ट्रक्शन फेच शुरू हो रहा है, दैट इज साइकिल नंबर 6 है। इज इट क्लियर? फाइन। अगर मैं इंस्ट्रक्शन दैट इज इंस्ट्रक्शन इन दैट इज एग्जीक्यूशन इंस्ट्रक्शन फेच मैं यहां से शुरू करता तो यहाँ पर दो आपके आइडियल रहते और वो आपका परफॉर्मेंस को डिग्रेड करता है। इज इट क्लियर? फाइन। ये था आपका दैट इज नोन एज डिलेड ब्रांच। इज इट क्लियर? किसके लिए किया हमने, दैट इज ब्रांच के अंदर जो डिफिकल्टी आ रही है उसको सॉल्व किया। फाइन। सेकंड सॉल्यूशन क्या है, प्रीफेच टारगेट इंस्ट्रक्शन। ये क्या कहना चाहता है, व्हेन अ कंडीशनल ब्रांच इज ऑर्गेनाइज्ड, जब आप रिकॉग्नाइज्ड आपके पास जब कंडीशनल ब्रांच आ रही है, द टारगेट ऑफ द ब्रांच इज प्रीफेच। उसका जो टारगेट है, अगर कंडीशन जंप इफ कैरी टू बिलो, तो बिलो वाला जो कंडीशन है उसको पहले से प्रीफेच करते हैं, साथ साथ क्या भी कर रहे हैं, इन एडिशन टू इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग द ब्रांच, ब्रांच के बाद वाले इंस्ट्रक्शन को तो एक्सेस कर ही रहे हैं, दैट इज इंस्ट्रक्शन फेच कर रहे हैं, बट साथ साथ में क्या फेच कर रहे हो, जो अगर कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो मतलब बिलो वाले लेबल वाले लोकेशन को भी आप प्रीफेच कर रहे हो। इससे क्या फायदा होगा, दिस टारगेट इज देन सेव्ड अंटिल द ब्रांच इंस्ट्रक्शन इज एग्जीक्यूटेड। जब इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा और अगर एग्जीक्यूशन पे कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो ऑलरेडी आपके पास प्रीफेच करके अवेलेबल है, अगर नहीं हो रही तो आपके पास ऑलरेडी कौन से एडिशन में उसके बाद वाला इंस्ट्रक्शन तो प्रीफेच में है ही। मतलब प्रीफेच से क्या हुआ, एक जो रेगुलर था उसको तो एक्सेस किया, बट कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो किसे प्रीफेच कर रहा है, वो दोनों आपके पास अवेलेबल है। कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो कौन सा एक्सेस करेंगे, कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद जो लोकेशन एक्सेस करना था उसे एग्जीक्यूट करेंगे, और अगर जो एग्जीक्यूट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती उसके बाद वाले इंस्ट्रक्शन का भी आपके पास अवेलेबल है। इसलिए इसे क्या बोला जाता है, प्रीफेच टारगेट इंस्ट्रक्शन। नाम ही दिया गया प्रीफेच टारगेट, पहले से ही टारगेट को प्रीफेच कर लो। इज इट क्लियर? फाइन। थर्ड, दैट इज ब्रांच प्रिडिक्शन। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट। इट यूजेस एन एडिशनल लॉजिक टू प्रिडिक्ट द आउटकम ऑफ अ ब्रांच। प्रिडिक्शन बोला है, क्या ब्रांच कंडीशन सेटिस्फाई होगी या नहीं होगी, एग्जीक्यूशन से पहले ही आप उसको प्रिडिक्ट कर रहे हो। प्रिडिक्ट ऐसे नहीं करना है कि आप मन 5 ऐसा प्रिडिक्ट कर दो, आपके पास अप्रोचेस है, दैट इज कि आप आगे वाले एग्जीक्यूशन को इवैल्यूएट करेंगे और उसको सोचेंगे अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होने के चांसेस कितने हैं, इसलिए बोलते हैं दैट इज प्रिडिक्शन। द पॉपुलर अप्रोचेस आर प्रिडिक्ट नेवर टेकन, आपने जो सोचा है वो कभी नहीं होगा, प्रिडिक्ट ऑलवेज टेकन, जो आपने सोचा है वो हमेशा होगा, या प्रिडिक्ट बाय ऑपकोड, आपके ऑपकोड से प्रिडिक्ट करें, या कोई ब्रांच हिस्ट्री टेबल को आप देख ले और ब्रांच हिस्ट्री टेबल के बेसिस पे आप बोलेंगे कि ये प्रिडिक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। इज इट क्लियर? यहाँ पे आपको लास्ट लाइन क्या लिखा है, द पाइपलाइन देन बिगिंस प्रीफेचिंग द इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम फ्रॉम द प्रेडिक्टेड पाथ। वहां से पहले से प्रीफेच करें करेक्ट प्रेडिक्शन, अगर प्रेडिक्शन आपका सही है तो आपका जो बीच में टाइम वेस्ट होने वाला था वो वेस्ट नहीं होगा, तो ये ब्रांच डिफिकल्टी नहीं आएगी। इज इट क्लियर? बट अगर आपका कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो अगेन वो ओवरलोड ही बन के आपके सामने आ जाएगा। इज इट क्लियर? फाइन। ये था ब्रांच प्रेडिक्शन। अब लास्ट, दैट इज नोन एज ब्रांच टारगेट बफर। ये अगेन बहुत एक्सीलेंट कंसेप्ट है। क्या बोल रहा है बीटीबी? बीटीबी एक एसोसिएटिव मेमोरी है, वो किससे इंक्लूड कर देने में आता है, आपके फेच सेगमेंट से। जब आपके पास 3 सेगमेंट पाइपलाइन है तो उसमें फेच सेगमेंट होता है, दैट इज इंस्ट्रक्शन फेच, उसके साथ इसको एसोसिएट करने में आता है, उसको इंक्लूड करने में।
क्या कर रहा है ये? ईच एंट्री इन द बीटीबी, जो आपके पास ब्रांच टारगेट बफर का है मेमोरी, उसके अंदर हर एंट्री क्या होता है? कंसिस्ट ऑफ एड्रेस ऑफ द प्रीवियसली एग्जीक्यूटेड ब्रांच इंस्ट्रक्शन, इससे पहले कौन सा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट किया था, एंड वो जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करने के बाद आपके पास आपका टारगेट इंस्ट्रक्शन वो ब्रांच का क्या था, ये दोनों की इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल होती है। और उसके साथ साथ इट्स आल्सो स्टोर द नेक्स्ट फ्यू इंस्ट्रक्शन आफ्टर द ब्रांच, उसके बाद वाला भी स्टोर करके रहे। मतलब ये मेमोरी के अंदर आपके पास ऑलरेडी वैसी इंफॉर्मेशन है कि इससे पहले कौन से ब्रांच एग्जीक्यूशन हुआ था और उसके बाद आपके कौन कौन से एग्जीक्यूशन वाले इंस्ट्रक्शंस थे। अब जब कभी भी आपका ब्रांच इंस्ट्रक्शन आएगा, when the pipeline decodes the branch instruction, it search the associative memory, जाके एसोसिएटिव मेमोरी में देखेगा। जैसे कैश मेमोरी में कंसेप्ट होता है, वो पहले कैश मेमोरी में देखता है, अगर नहीं है तो फिर जाके मेन मेमोरी में देखेगा। सेम यहाँ पर भी क्या करेगा, एसोसिएटिव मेमोरी के बीटीबी में देगा, ब्रांच टारगेट बफर में। अगर उसकी इंफॉर्मेशन वहां अवेलेबल है, if it is in the BTB, the instruction is available directly of and prefetch continuously from the new bus, तो आगे वहां से एक्सेस कर लो, कोई ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। बट अगर नहीं है ऐसा तो आपको मेहनत करनी रहेगी, और आप क्या करेंगे, वो बीटीबी के एसोसिएटिव मेमोरी में उसको भी लोड कर देंगे, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर आप ये इंस्ट्रक्शन फायर हो और ये ब्रांच इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो तो आपके एसोसिएटिव मेमोरी में वो लिस्ट आउट हो जाए। इज इट क्लियर? फाइन। तो ब्रांच डिफिकल्टीज या ब्रांच हैजार्ड्स में आपके पास कितने सॉल्यूशन? 3। दैट इज डिलेड ब्रांच। डिलेड ब्रांच में क्या किया था आपने? नो ऑपरेशन डाल दिया था। इज इट क्लियर? और साथ में रीअरेंजिंग, आई थिंक रीअरेंजिंग द बेस्ट सॉल्यूशन। ब्रांच नो ऑपरेशन से आपको ओवरहेड तो बढ़ना ही बढ़ना है। फाइन। उसके बाद आपका प्रीफेच टारगेट इंस्ट्रक्शन, आप पहले से ही टारगेट इंस्ट्रक्शन को प्रीफेच कर लो, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, अच्छा है, नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं। ब्रांच प्रेडिक्शन, ब्रांच होगा या नहीं होगा उसको प्रेडिक्ट कर लो। अगर आपका प्रेडिक्शन सही जा रहा है, प्रेडिक्शन ऐसा आलतू फालतू नहीं, प्रेडिक्शन आपका लॉजिक बेस्ड पे, अगर वो सही जा रहा है तो आपका ओवरहेड कम हो जाएगा, अगर नहीं जा रहा है तो आपका वो एज अ पार्ट ऑफ द ओवरहेड इंक्लूड करना रहेगा। और लास्ट दैट इज ब्रांच टारगेट बफर, बीटीबी। वो एसोसिएटिव मेमोरी किससे एडजस्ट किया जाता है? फैक्ट सेगमेंट से। बीटीबी क्या है? उसके अंदर आपके पास पिछले जितने भी ब्रांच इंस्ट्रक्शन थे उसका रिकॉर्ड्स है, और वो ब्रांच इंस्ट्रक्शन सेटिस्फाई होने के बाद कौन से लोकेशन पे डाइवर्ट हुए थे, और वहां लोकेशन पे डाइवर्ट होने के बाद उसके एग्जीक्यूशन का लिस्ट आउट अवेलेबल रहेगा। नो डाउट ये ओवरहेड है, बट जब आप इसका एग्जीक्यूशन करेंगे तो इट वुड बी वेरी हेल्पफुल। बीटीबी में एंट्री अगर आपके पास है और वैसे इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है तो वेल एंड गुड, नहीं हो रहा है तो बीटीबी अपने आप को अपडेट कर देगा। इज इट क्लियर? 3 टाइप के लिमिटेशंस थे। दैट वाज रिसोर्स कॉन्फ्लिक्ट, जहां पे शेयर्ड मेमोरी का मसला आ रहा था, वो आपने सॉल्व कर लिया। सेकंड आपके पास था दैट इज डेटा डिपेंडेंसी, डेटा डिपेंडेंसी भी आपने सॉल्व कर लिया। और थर्ड दैट इज थर्ड ब्रांच डिफिकल्टी, और ये ब्रांच डिफिकल्टी भी आपने समझ लिया। आई होप सो ये कंसेप्ट आपको पता चल गया है। इनकेस आपको कोई क्वेरी है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में पूछ लिएगा, और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फाइन, थैंक यू।